अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर कोई पहल की जाए तो क्या उसका विरोध करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर किसी का जवाब होगा कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण किस वजह से किया जा रहा है? मुख्य रूप से देखा जाए तो हम इंसानों के लिए किया जा रहा है, यानी कि हम इंसान इस धरती पर रह सकें उसके लिए जरूरी है कि इस पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण बेहतर रहे। अगर खराब है तो बेहतर किया जाए, अगर खराब नहीं है तो उसे जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में कम से कम रखा जाए। तो इस दिशा में जब सरकार कुछ पहल करती है तो उस पहल का अगर विरोध किया जा रहा है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, कोई ऐसा नुकसान होगा जो कि मिलने वाले लाभ से ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता तो होना ही चाहिए, मध्य मार्ग होना ही चाहिए, क्योंकि ये देश बुद्ध का देश है। बीच का रास्ता, मध्य मार्ग हम हमेशा से सोचते रहे हैं, निकालते रहे, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मध्य मार्ग का रास्ता अपनाया जाता रहा है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह इसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वह मुद्दा यह है कि वनों के संरक्षण के लिए एक पहल का विरोध किया जा रहा। क्या पहल है? इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसके लिए जोन का निर्धारण किया जाता है, जिसका देश में अलग अलग जगहों पर विरोध किया जा रहा है। तो वह विरोध क्यों किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है, और यह जो जोन है यह किस प्रकार से लाभदायक है, क्या सोच के इसका निर्धारण किया जा रहा है, इसको हम विस्तार से आज समझेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से। है क्या? सबसे पहले खबर देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद चर्चा में आखिर क्यों है, क्यों इस इको सेंसिटिव जोन की चर्चा बार बार पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है, और आखिर यह इको सेंसिटिव जोन है क्या, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या चीजें निषिद्ध हैं, क्या क्या चीजें विनियमित हैं, और क्या अनुमति प्राप्त गतिविधियां हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ पाबंदी है, जहां पर कुछ पाबंदी नहीं है, कुछ चीजों का विनियमन हो रहा है, वह क्या है। उसके बाद आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों इसका चयन किया जा रहा है, इसकी अधिसूचना आ रही है कि किसी खास क्षेत्र को बना दिया गया इको सेंसिटिव जोन। उसके बाद चुनौतियां क्या है, दरअसल एक तरह से देखा जाए तो इसका विरोध हो रहा है, यह भी एक चुनौती है। इसी प्रकार से अन्य क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके अलावा आगे की राह क्या हो इन चुनौतियों के बाद, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस विषय पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। तो चलिए देखते हैं। खबर है द हिंदू की कि वाई हैज द क्रिएशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स प्रोवोक प्रोटेस्ट, यानी कि इको सेंसिटिव जोन निर्धारित कर देने से उसका विरोध क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, विरोध क्यों हो रहा है इसको हमें समझना ही होगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। यह जो खबर आई है, चर्चा में कुछ बात रही होगी उसकी वजह से, तो हम बेसिक बात पर आते हैं, वहां से हम समझेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों है। संरक्षित क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है। वर्तमान में देखें तो जैसे 108 राष्ट्रीय उद्यान, कितना क्षेत्र है उनका? 1,73,053.69 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 564 वन्य जीव अभयारण्य, 1,22,509.33 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्र है भारत के पूरे जो भूमि क्षेत्र का 5.26% है, बहुत बड़ा हिस्सा है, 5.26। इतना तो एक राज्य का हिस्सा भी पूरे भारत में कहीं कहीं पे ऐसे राज्य हैं जितना हिस्सा ये बता रहा है। अब अगर इतना बड़ा क्षेत्र है जो कि संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र में बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, रोक टोक होती हैं। वन क्षेत्र होता है जहां पर कि खास किस्म की पाबंदियां होती है, जिससे कि वहां पे जो जानवर हैं, जो वन्यजीव हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके, उनके संरक्षण के लिए ही ये संरक्षित होते हैं। अब बात आती है देश में अगर ईएसजे इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। अब यह इको सेंसिटिव जोन जो है, संरक्षित क्षेत्र और इको सेंसिटिव जोन मिलकर भारत का कितना बनता है? 8.66%। अब देखिए, ईएसजेड अलग है, संरक्षित क्षेत्र से अलग बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए दोनों को जब हम मिलाते हैं तो संरक्षित क्षेत्र तो हो गया आपका 5.26, लेकिन ईएसजेड अभी और बढ़ गया कितना? 3.4%, तो हो गया आपका 8.66%। पूरे भारत के भूगोल का 8.66% भूमि हो गई है। एक तो संरक्षित क्षेत्र अपने आप में, वहां पे बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, और उन पाबंदियों के साथ में ही
अब यह ESZ है जिसमें भी पाबंदियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे विनियमन है, रेगुलेशन है, उसको देखना होगा। तो यह जो रेगुलेशन है, देखिए वनों में जब कुछ पाबंदियां होगी, वन के बाहर एक तो संरक्षित क्षेत्र था जहां पे बहुत सारी पाबंदियां पहले से थी, उसके बाहर के क्षेत्र में भी जब कुछ पाबंदी लगाई, एक क्षेत्र बना दिया इको सेंसिटिव जोन, और वहां पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, तो जरूर मान लीजिए कि ये संरक्षित क्षेत्र है, उसके बाहर का एक क्षेत्र था उसको इन्होंने बना दिया इको सेंसिटिव जोन। तो ये तो संरक्षित था, अब ये इको सेंसिटिव जोन यानी कि मान लीजिए नेशनल पार्क है, ठीक है, अब ये उसको बना दिया इको सेंसिटिव जोन। यहां पर अब बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी, तो यहां पे जो लोग होंगे या कुछ यहीं के लोग होंगे जिनको यहां से इस अंदर के क्षेत्र से कोई खास लाभ मिल रहा था जो इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया है, तो ऐसे में क्या होगा, उनके द्वारा विरोध किया जाएगा, और वही हो रहा है। तो इसके लिए कुछ कानून जो है वह जो वजह बनते हैं, और वह कानून भी भारत सरकार के द्वारा ही लाए गए हैं, यानी कि उन्हीं कानूनों को आधार बनाया जा रहा है जिसके द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो कानून कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था, जिसमें जो बहुत सारे वनवासी समुदाय हैं, खानाबदोश हैं, उनके लिए जो वन के संपदा है उसमें कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, या यह कह सकते हैं कि इस कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो उनके द्वारा भी यहां पर विरोध किया जा रहा है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से वह अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक पैसा अधिनियम आपने सुना होगा, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी कि जो पंचायती राज के प्रावधान है, बहुत सारे उन प्रावधानों यानी पंचायती राज, एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र की जो संरचना है उस संरचना में सबसे नीचे यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ जो पायदान है वह ग्राम पंचायत का है। वह ग्राम पंचायत वाली जो पहुंच है, वह जो अनुसूचित क्षेत्र है जहां पे अनुसूचित जनजाति रहती है, वह इस कानून के माध्यम से होती है। वहां पर जो ग्राम सभा होती है वह निर्धारित करती है कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पैसा कानून है, अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो पैसा कानून के तहत पंचायत उपबंध वहां पे लागू कर रहे हैं। तो अब वहां पे देखिए क्या होता है कि उस क्षेत्र पे अनुसूचित क्षेत्र था, अनुसूचित जनजाति रहती थी, बहुत सारे वनवासी का कोई समुदाय था, उसे घोषित कर दिया गया अनुसूचित क्षेत्र, वहां पे पैसा कानून लगा। उसके बाद ग्राम सभा के पास यह अधिकार आया, वहां के लोगों की जो ग्राम सभा थी उसमें अधिकार आया कि वहां का जो वन उत्पाद है, वन क्षेत्र है, उसका कैसे उपयोग होगा सही तरीके से, उसके उपयोग का निर्धारण, और बहुत सारे मामलों में उनकी सहमति यह जरूरी थी इस कानून के माध्यम से। लेकिन जब आ जाता है इको सेंसिटिव जोन, तो उनके अधिकार जो इस कानून के तहत मिले हुए थे उसमें टकराव होगा। सीधी सी बात है कि भारत जैसे एक बड़ा देश वनों में बहुत समय से रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, तो बात यही होगी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जो पैसा कानून के तहत यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके अलावा अन्य कानून जो मैंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ के क्षेत्र का उपयोग कर रहे थे, इको सेंसिटिव जोन जैसे ही घोषित होगा तो वहां पे कुछ प्रतिबंध लग रहे हैं, और उन प्रतिबंध की वजह से काफी बाधाएं आ रही हैं, उनकी आजीविका में बाधा आ रही है। यह सारी समस्या है। अब इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर इको सेंसिटिव जोन है क्या। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, इको सेंसिटिव जोन कहां पे होगा, संरक्षित क्षेत्र के आसपास होगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गए। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि यह शॉक एब्जॉर्बर हो जाता है। किस प्रकार से, पारिस्थितिक रूप से जो नाजुक क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि ये मान लीजिए एक राष्ट्रीय उद्यान, इसके पास का यह जो क्षेत्र है नाजुक क्षेत्र है, यहां पे वन्य जीव हैं कहीं मात्रा में, यहां पर मनुष्यों का या शहर कह सकते हैं, एक शहरी आबादी है, उनके और उनके बीच में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र है वन्य जीवों के लिए, और ये जो शहरी क्षेत्र है सबसे कम सुरक्षित क्षेत्र है। उनके बीच में यह जो मान लीजिए कि ये जो जगह है, ये क्या हो गई, वो जगह है जो संक्रमण की क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण क्षेत्र। सबसे सुरक्षित जगह से सबसे कम सुरक्षित जगह के बीच का जो क्षेत्र है वह संक्रमण क्षेत्र है, जिसे कि हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। किसी भी प्रकार का शहरीकरण के कारण
या विकास के क्रम में जो बुनियादी ढांचे का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत दूर दूर तक हो रहा है, आंतरिक क्षेत्रों में हो रहा है, वहां पे जो उससे प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव इस राष्ट्रीय उद्यान इस संरक्षित क्षेत्र में ना पड़े, उसके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर बना दिया गया, बीच में एक यह गैप दे दिया गया। इसी वजह से यह अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जरूरी भी है और यह होना भी चाहिए, लेकिन इससे कुछ लोगों का हित जो है नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है थोड़ी सी कि इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाई 2002-2016। यह किसके द्वारा बनाई? एक अधिनियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है यह क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की जाएगी, उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस अधिनियम में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही निर्धारित हो रहा है कि इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी इको सेंसिटिव जोन नामक शब्द की चर्चा नहीं है। निर्धारण तो इसी से हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, निर्धारण इसी से हो रहा है, लेकिन शब्द की चर्चा नहीं है। इसलिए प्रश्न में अगर आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, चर्चा नहीं है लेकिन निर्धारण होता है इस कानून के माध्यम से, ठीक है। अब बात आती है कि कितनी सीमा तक, पहले एक समय 2011 के आसपास 10 किलोमीटर तक की सीमा कही गई थी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कम से कम 1 किलोमीटर, यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र है 1 किलोमीटर कम से कम उससे दायरे में होना चाहिए। उसके बाद 10 और 10 से ज्यादा भी जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार तय कर सकती है, राज्य सरकार के द्वारा ही तय किया जाता है। अब बात आती है कि यहां पर इस क्षेत्र में कुछ गतिविधियां हैं जो निषिद्ध होती हैं। क्या क्या है? जैसे वाणिज्यिक खनन है, वहां पे खुदाई का कार्य नहीं हो सकता है। आरा मिले हैं, आरे का काम नहीं हो सकता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग वहां पर नहीं लगाए जा सकते हैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना भी नहीं की जा सकती है। लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। साथ में पर्यटन गतिविधियां, जैसे राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे लगा के जो दिखाया जाता है, पर्यटन में काम आता है, वह कार्य नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट, खतरनाक पदार्थों का जो उत्पादन करता हो, उसका भी नहीं किया जाएगा, यहां पर एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है विनियमित करने वाली कुछ गतिविधियां हैं जिसको रेगुलेट किया जा सकता है। कहां की बात हो रही? इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है। इको सेंसिटिव जोन में पेड़ों की कटाई विनियमित की जा सकती है, जैसे कि जो सूखी लकड़ियां हैं वो गिर गई हैं, मास्टर प्लान के तहत एक जो प्रमुख कोई अधिकारी होगा, जो इंचार्ज होगा, उससे अनुमति, विशेष अनुमति के माध्यम से वो तय करेगा कि यहाँ पे किस प्रकार से पेड़ों की कटाई, जैसे खराब हो गया पेड़, या तो सूख गया, या तो गिरे हुए जो लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, उसका उपयोग किया जा सकता है। होटलों की स्थापना तो की जा सकती है, लेकिन वो भी कैसे? मास्टर प्लान के तहत। और मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए, जैसे कि होटल की स्थापना की गई तो एक खास किस्म का सुरक्षा के लिए बाड़ा लगाया गया, जानवरों को उससे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कृषि प्रणालियों में भी भारी परिवर्तन, जैसे जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि हो, जैविक कृषि हो। इसी के अलावा भूजल संचयन, विशेष रूप से प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग यहां पर किया जा सके, उसका ध्यान रखा जाएगा। विद्युत केबल, यानी कि जो भूमिगत केबल है उसको बिछाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ना कि भूमि के ऊपर की केबल के लिए। उसके अलावा परिसरों में, होटल और लॉज के परिसर, मैंने कहा था आपसे कि बाड़ा लगाना जरूरी रहेगा, क्योंकि वो वहां पर वन्य जीवों का भी विचरण आसपास हो सकता है। उसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण, क्यों? विकास के क्रम में सड़कों का चौड़ीकरण भी विशेष रूप से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां तक, उस क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित हो, लेकिन उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि एकदम से किसी भी प्रकार से कोई कर सकता है, उसमें कुछ तय किए जाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ रोक टोक होगी, उन बातों का भी ध्यान रखना होगा। पॉलीथीन को लेकर भी यही है कि पॉलीथीन थैलियों का उपयोग भी ऐसे नहीं किया जा सकता, उसे भी विनियमित किया जाएगा। वाहनों का आवागमन भी विनियमित किया जाएगा। पहाड़ी ढलानों, नदी तटों का संरक्षण
यानी कि पहाड़ी ढलानों का आप समझ ही सकते हैं, जिस प्रकार से भी लैंडस्लाइड हो रही है वहां निर्माण कार्य की वजह से। इस वजह से इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके किसी भी कार्य से ऐसा ना हो जाए कि पहाड़ी ढलान या जो तट हैं वहां पर कुछ परिवर्तन आ जाए। उसके अलावा वायु और वाहन प्रदूषण, इनसे निपटने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसके लिए विनियमन किया जाएगा। उसके अलावा साइन बोर्ड, होर्डिंग, ये सब भी लगाए जाएंगे जिससे कि जानकारी उपलब्ध रहे वहां जाने वाले लोगों को। उसके अलावा अनुमति किसकी है? अब देखिए, जो स्थानीय समुदाय हैं वो कृषि और बागवानी प्रथा वहां पर जारी रख सकते, ऐसा कहा गया है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेष निर्देश मिलेंगे। वर्षा जल संचयन किया जा सकता है, जैविक खेती जैसे मैंने आपसे कहा किया जा सकता है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यानी जो ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत हैं जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका उपयोग यहां पे किया जा सकता है। जितनी भी गतिविधियां होंगी उसके लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना बेहतर माना जाएगा और इसके लिए ही विशेष अनुमति मिली है। तो उसके लिए हरित प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है कि ऐसी तकनीकी का उपयोग करना जिसमें पर्यावरण में जो भी ऐसी गैसें हैं जिनका उत्सर्जन होता है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज वाली परिस्थिति बन सकती है, ऐसा उत्सर्जन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब बात आती है कि आखिर इसका महत्व क्या है। महत्व की बात पे हमें गौर, इको सेंसिटिव जोन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे उसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपने देखे। लेकिन जब एक बात आती है चुनाव करना होगा कि हम इको सेंसिटिव जोन बनाएं या ना बनाएं, तो उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हमें जोड़ने होंगे उसके महत्व को लेकर। जैसे विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करता है। आपसे मैंने पहले ही बताया था, जब वो एक संक्रमित क्षेत्र के रूप में आ जाता है, शॉक एब्जॉर्बर हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि विकास की गतिविधियों में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, सड़क बनेंगी, पुल बनेंगे, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिससे आवागमन होगा, उसका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र को आपको पूछ ले अगर सवाल कि संरक्षित क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है, तो याद रखिएगा वन जीव अधिनियम 1972 के द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा होती है। और जो इको सेंसिटिव जोन है उसका आपको मैंने बताया ही था किस प्रकार से होता है। अब बात आती है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण से क्या है, जो वन्य जीव हैं वो भी किस प्रकार के वन्य जीव, लुप्त प्राय वन्य जीव का संरक्षण कैसे होगा, इसी के माध्यम, इको सेंसिटिव जोन के होने की वजह से इनका संरक्षण आसान होगा, क्योंकि जो शॉक एब्जॉर्बर रहेगा उससे क्या होगा कि इन वन्य जीवों को खतरा कम रहेगा, उनकी पहुंच वहां तक आसानी से उतनी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाला जो गैंडा है। अब उसी के अलावा वन संरक्षण और मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी यह काफी आसानी कर देगा। यानी कि अभी सीधे सीधे संरक्षित क्षेत्र खत्म होता था, उसके बाद मानवों की गतिविधियां चालू हो जाती थी। उससे क्या होता था कि अब वहां पर रोक टोक नहीं लगाई जा सकती थी, वहां पर रोकना मुश्किल था, तो पशु आगे बढ़ रहे थे तो मानव के साथ संघर्ष होना लाजमी था। लेकिन जब ये संक्रमित क्षेत्र बीच में आ जाता है तो यही शॉक एब्जॉर्बर का एक अपने आप में एक और गुण है कि जो पशु हैं वह मानव तक नहीं पहुंचते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, तो उससे जो संघर्ष की जो बारंबारता है वह उतनी नहीं रहेगी, उसमें से कुछ कटौती होगी। अब इसके अलावा बात आती है इको सेंसिटिव जोन के लिए चुनौतियां क्या है। चुनौतियों को भी ध्यान रखना होगा और उन चुनौतियों से ही निकलकर हमें इस ओर आगे बढ़ना होगा। देखिए, विकासात्मक जो गतिविधियां हैं, जैसे मैंने बताया कि बुनियादी ढांचे का जो निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से इको सेंसिटिव जोन स्वयं खतरा में, अगर संरक्षित क्षेत्र के लिए वो खतरा था तो इको सेंसिटिव जोन के लिए भी खतरा है। फिर वह संक्रमण क्षेत्र रह ही नहीं जाएगा अगर वहां पे मानवीय गतिविधियां ज्यादा होंगी। उसके अलावा शासन और कानून। देखिए, अब यहाँ पे शासन और कानून से सीधा मतलब यह है कि जो दो कानून थे जिस कानून के तहत समस्या उत्पन्न हुई। अगला है इसमें देखिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक जो था और दूसरा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब ये जो दो नियम हैं, ये जो दो कानून हैं, ये कानून
जो वन में रहने वाले समुदाय हैं उनके हितों को नहीं देख रहे हैं, उनके हितों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। वनोत्पाद के लिए, वन क्षेत्र के लिए कोई इनके लिए प्रावधान नहीं है। तो उसकी अनदेखी करी गई और दूसरी तरफ उनकी देखी करी गई, जैसे पैसा एक्ट में, उसके अलावा दूसरा 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम था, तो उसकी वजह से एक विरोधाभास बन रहा है। एक तरफ अनदेखी करके प्रावधान बनाए गए, एक बार उन्हें देख करके प्रावधान बनाए गए, और जब इन दोनों में टकराव की स्थिति हो रही है तो विरोध सामने आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यटन, अब पर्यटन को बढ़ावा देने के क्रम में संरक्षित क्षेत्र के बाहर क्या हो रहा था, बहुत सारा विस्थापन चल रहा था, उसके साथ ही पेड़ों की कटाई हो रही थी, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पर्यटन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, उसकी वजह से भी जो सेंसिटिव जोन था वहां नुकसान हो रहा था और अभी भी हो रहा है। उसके अलावा बात करें जलवायु परिवर्तन, यानी कि जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई या जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा आ गया या आग लग गई, ऐसी घटनाओं से भी इको सेंसिटिव जोन प्रभावित होते हैं। उसके अलावा स्थानीय समुदाय जो वहां रहते हैं, वहां का जो भी वन उत्पाद उपभोग करते हैं, वन क्षेत्र का उपयोग करते हैं, वह भी टकराहट की स्थिति में आ गया है इको सेंसिटिव जोन के आने से। अब बात आती है आगे की राह, क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। जैसे शुरुआत हमने की थी मध्य मार्ग से, अब मध्य मार्ग यही हो सकता है कि जो दोहन हो रहा है संसाधनों का उस क्षेत्र में वहां के लोगों के द्वारा, उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं जो उन्हें समझाने होंगे, इसके लिए जागरूकता पैदा करनी होगी। दूसरी बात, जब आप इको सेंसिटिव जोन लेकर आ गए तो किसी की आजीविका का विकल्प वही था, वह क्षेत्र था जो अब नहीं रहा, तो उसके लिए नया विकल्प क्या है, जो लोग वन अधिकारों से वंचित हो जाएंगे उनके लिए क्या विकल्प रहेगा मुख्य धारा में आने के लिए। उसके अलावा कानूनों में सामंजस्य लाना जरूरी है। किसके द्वारा सामंजस्य, यानी कि सरकार भी सामंजस्य लाए, उसके अलावा न्यायालय भी, ये दोनों मिलकर जब सामंजस्य लाने का प्रयास करेंगे तभी यह समस्या का हल निकलकर सामने आएगा। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन की पुष्टि करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहां पर आप किसी पर नियम जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं, जबकि उसकी अपनी, वहां के लोगों के पास अपनी एक ग्राम सभा थी, ग्राम सभा है, और उसके द्वारा उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा कुछ कानून उनके लिए हितैषी भी है, और ऐसे में जब टकराहट की स्थिति आती है तो बीच का रास्ता जरूरी है कि निकाला जाए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सामंजस्य। और वह सामंजस्य किसके द्वारा आएगा, सरकार और न्यायालय दोनों के द्वारा ही आ सकेगा। तो आज का हमारा यह टॉपिक था। अब आगे की बात आती है प्रश्न की। प्रश्न क्या है, किस कानून के तहत इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया जाता है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा अधिनियम 1996। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।